तो टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया? 1973। क्यों लाया गया? इनकी प्रोटेक्शन, बाघों को क्या करने के लिए? संरक्षण प्रदान करने के लिए, सुरक्षित प्रजनन स्थल और आवास उपलब्ध करवाने के लिए 1973 के अंदर क्या लेके आए? प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट। और ये कहाँ से लाया गया? पहले जिम कॉर्बेट से। जिम कॉर्बेट के नेशनल पार्क कब घोषित किया गया इसको? 1936 के अंदर क्या किया गया इसको? नेशनल पार्क घोषित किया। और फिर यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ है? टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। कब स्टार्ट हुआ है? ये तो 1973 से हुआ है, लेकिन उससे पहले इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है ना। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों के प्रबंधन के साथ साथ वहाँ के लोगों का विकास करना और इनके नेचुरल आवासों को क्या करना? पुनर्स्थापित करना, ये सारी चीज़ें। और उनको क्या करना? रोजगार। उनको रोजगार उपलब्ध क्यों करवाना है? क्योंकि वो क्या ना कर सके, इन संसाधनों पर ही क्या नहीं हो, रिसोर्स पर ही क्या नहीं हो, निर्भर नहीं हो। इसलिए जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश साखला को। टाइगर मैन ऑफ किसे कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश। और टाइगर मैन ऑफ राजस्थान? फतेह सिंह राठौड़। बाघ परियोजना का संचालन कौन करता है? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कब स्टेब्लिश की गई है? 2006 के अंदर। अगर कोई टाइगर की मतलब टाइगर घोषित कर रखे हैं, टाइगर रिजर्व, अब उनकी कोई सीमा बढ़ानी है, कम करनी है, इनके अंदर टाइगर वगैरह ये सारे कुछ भी अगर करना है तो सबसे पहले किसे मंजूरी लेते हैं? NTA से। और ये क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटर भी कौन करवाती है? NTCA करवाती है। बाघ परियोजना का संचालन ये हो गया। वर्तमान के अंदर कितने टाइगर रिजर्व हैं? 58 टाइगर रिजर्व। सबसे ज़्यादा किस राज्य के अंदर टाइगर रिजर्व है? मध्य प्रदेश के अंदर कितने हैं? 9 टाइगर रिजर्व हैं। और इसे क्या कहता है? टाइगर राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर राज्य कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना कहाँ पे है? नागार्जुन सागर है, आंध्र प्रदेश के अंदर। बोर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। भारत की सबसे बड़ी छोटी बाघ परियोजना, और ये मैं सारे याद करवा दूंगा इसी। और चलो, वर्तमान राजस्थान में कितनी परियोजनाएं हैं? 4। रणथंभौर सरिस्का, और कौन कौन सी? मुकुंदरा और रामगढ़ विश्वोदरी, और एक और है 5वीं, कौन सी है? धौलपुर करौली बड़ा क्षेत्र जो है इसके अंदर। फिर बाद में कौन सी है? हाथी परियोजना। कब लाई गई है हाथी परियोजना? 1992 के अंदर। क्या कब लाई गई है? 1900। क्यों लाई गई है? उनको आवास, प्रजनन सुविधा, ये सबसे। और कहाँ से स्टार्ट हुई है? सबसे पहले सिंहभूमि से। सिंहभूमि क्षेत्र से स्टार्ट। हमारी संस्कृति में हाथी की क्या है? महत्वपूर्ण परंपरा, और उसके अपनी परंपराओं का क्या है? अभिन्न अंग है। इसलिए 2010 के अंदर हाथी को क्या घोषित कर दिया हमने? नेशनल हेरिटेज एनिमल, राष्ट्रीय विरासत पशु। 2010 के अंदर। कौन सा? स्थलीय, जो जमीन पे पाया जाता है। जलीय कौन सा? गंगा डॉल्फिन को। वर्तमान में यह परियोजना कितने जिलों के अंदर है? 16 राज्यों के अंदर है और 33 क्षेत्रों के अंदर है। भारत में सर्वाधिक संख्या हाथियों की सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए? कर्नाटक, बाद में आसाम, बाद में केरल के अंदर। और रेड पांडा प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया? 1996 के अंदर। कब किया गया? 1996। क्यों किया है रेड पांडा? WWE के सहयोग से हमने क्या किया है? मतलब वहाँ पे क्या है? पद्मनाभ नायडू हिमालय जंतु पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल से ये परियोजना शुरू की। रेड पांडा क्या है? शाकाहारी जीव है, जिसका मुख्य भोजन क्या है? बांस की पत्तियाँ। वर्तमान में ये परियोजना कहाँ पे चल रही है? 4 राज्यों में चल रही है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मेघालय। यहाँ के हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल का नॉर्थ भाग। फिर ओलिव रेडी टर्टल परियोजना कब लाई गई है? 1972 के अंदर। क्यों लाई गई है? क्योंकि इनका इंपॉर्टेंस है SDO के अंदर, और यह क्या किया जाता है? मेडिसिन के अंदर। और ये मतलब बहुत महंगे भाव के अंदर क्या है? केचुए बिकते हैं, इसलिए इनका शिकार ज़्यादा हो जाता है। इसलिए फिर क्या लाया गया? ये परियोजना लाई गई। ये कहाँ की प्रजाति है? साउथ अमेरिका। अब इसको क्या कर दे रहे हैं? हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं अब इसके। और ये मतलब प्रजनन के लिए कहाँ पे आते हैं? प्रशांत महासागर के अंदर। जो भारतीय जो तटीय क्षेत्र है, कौन सा? उड़ीसा वाला के अंदर भितरकनिका के अंदर एक जगह है, कौन सी? गहीर माथा के अंदर 2 नदी हैं, उनके बीच के अंदर ये क्षेत्र पाया जाता है, ब्राह्मणी और वैतरणी। इन दोनों बीच के अंदर क्या पाया जाता है? ये क्षेत्र पाया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है? ये मतलब प्रजनन के लिए आते हैं, फिर बाद के अंदर वापस ये चले जाते हैं, तो इसलिए। फिर एक कस्तूरी मृग परियोजना कब स्टार्ट की गई है? 1970 के स्टार्ट से 10 से क्या कर दिया? इसको स्टार्ट किया। क्यों किया है? कि जो ये इसका है ना, बहुत ही महंगी बात, जो ये कस्तूरी होती है उसकी सुंडी के अंदर क्या पाई जाती है? कस्तूरी, जो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? सुगंधित होती है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ही महंगी भाव के अंदर बिकती है। इसलिए इनका शिकार क्या होने लग गया? ज़्यादा होने लगा। तो हमने क्या लेके आए? कस्तूरी में। तो इसके संरक्षण हेतु IUCN के सहयोग से 1970 के दशक में क्या लाए? उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य से कस्तूरी मृग परियोजना क्या की गई? स्टार्ट की। कस्तूरी मृग परियोजना हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम के कहाँ तक है?
हिमालय तक, हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी से लेकर हिमालय। कस्तूरी मृग के लिए हिमाचल प्रदेश के शिकारी देवी अभ्यारण्य उत्तराखंड का कौन सा? केदारनाथ अभ्यारण्य के प्रसिद्ध है। फिर है प्रोजेक्ट गोडाउन, ये कब लाया गया? 2013 के अंदर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इनका क्या वैज्ञानिक नाम है? पूरे विश्व के अंदर किसके नाम से जाने जाते हैं? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। वैसे क्या नाम है इस प्रोजेक्ट? गोडाउन, हमें यहाँ पे उनको गोडाउन कहते हैं। जो 2000 किसके अंदर? 2013 के अंदर। एक समय के अंदर गोडाउन को क्या बनाए जा रहे थे? राष्ट्र पक्षी बनाए जा रहे थे, लेकिन आजकल ये कितने बचे हैं? ओनली 150 बचे हैं। ऐसी हालत हो गई। और इनको मतलब क्या हो गई, वहाँ के जो नेचुरल हैबिटाट हैं वो उनका क्या हो रहा है, जो प्राकृतिक आवास हो रहे हैं उनका क्या हो नुकसान हो रहा है। जिस घास के लिए के संकेतक थे, लेकिन वो घास अब इनकी संख्या नहीं पाना, मतलब वो घास संकेत है कि वो घास क्या हो चुकी है, विलुप्त हो, उसे सेवना घास है कैसे कुछ कहता है ना। हाँ से। और इस परियोजना के तहत कितने केंद्र स्थापित किए गए? 2। एक तो रामदेवरा जैसलमेर के अंदर, एक शोरसन 12 के अंदर। एक रामदेवरा जैसलमेर के अंदर, एक शोरसन 12 के अंदर है। फिर अब जो अपना नया टॉपिक है वो है कौन सा है? IUCN। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ना कि IUCN के अध्यक्ष से क्या किया गया, इसको क्या दिया गया? प्रोटेक्ट किया गया। किसको? कस्तूरी मृग परियोजना को। कौन सी के तहत? इसने भी सहयोग दिया। किसने? IUCN। तो ये IUCN है क्या? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के लिए क्या बनाई गई है? एक यह है। इसकी स्थापना कब की गई है? 1948 में फ्रांस में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन प्रोटेक्शन ऑफ नेचर 1948 से 1956 के नए नाम से हुई थी। इसकी स्थापना 1948 के अंदर क्या नाम था इसका? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और फिर IPUN 1948 से 1956 के नाम से हुई थी। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर। किसका मुख्यालय? IUCN का काम मतलब मुख्यालय। इसकी स्थापना कब की गई है? 1948 के अंदर। कहाँ के अंदर? फ्रांस के अंदर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर IUPN 1948 से 1956 के नाम से हुई है। फिर इसका IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये समझ में आ रहा है कि IUPN से क्यों? IUPN से किसको बनाया गया है? IUCN को। किनको? IUCN को। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और इसकी जो इसको बनाने वाली अथॉरिटी कौन सी है? इंटरनेशनल यूनियन प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। इससे किसको बनाया गया है? IUCN को, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। कब की गई इसकी स्थापना? 1948 के अंदर। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर है। IUCN का मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर। यह प्रकृति के संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में क्या कार्य करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय क्या संगठन है। यह प्रकृति का क्या करते हैं? नेचर का क्या करते हैं? संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। IUCN क्या कार्य करता है? प्रकृति का संरक्षण करता है और प्राकृतिक जो संसाधन उनका कौन सा उपयोग हो? सतत उपयोग हो। सतत उपयोग का मतलब अंधाधुंध क्या नहीं हो, कटाई उटाई नहीं हो। आगे को भी जो अपने इन फ्यूचर के अंदर जो हमारी जो जनरेशन आने वाली है उनको भी क्या रखो ध्यान में रखते हुए वर्तमान क्या करना, आवश्यकताओं की पूर्ति करना। उसको क्या कहते हैं? सतत उपयोग। तो सतत उपयोग क्षेत्र में कार्य करने वाला क्या एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो क्या करता है? तो नेचर का क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा और क्या करेगा? सस्टेनेबल उपयोग करेगा। किसका? नेचर का सतत उपयोग। इसके द्वारा डेटा एकत्रित किया जाता है। क्या डाटा किए? और फिर उनका क्या किया जाता है? विश्लेषण। फिर अनुसंधान, क्षेत्रीय परियोजनाएं चलाई जाती हैं, संरक्षण की वकालत एवं शिक्षा आदि के कार्य किए जाते हैं। क्या करता है IUCN? IUCN एक तो क्या करता है? नेचर को क्या करता है? प्राकृतिक को क्या करता है? संरक्षण प्रदान करता है और उसका सतत उपयोग का क्या करता है? वकालत करता है। क्या करे? सतत उपयोग हो। फिर बाद के अंदर ये क्या करता है? डेटा एकत्रित करता है। किसका डेटा एकत्रित करता है?
कि कितनी मतलब कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो क्या है खतरे के अंदर है, उनका क्या करेगा, डाटा एकत्रित करेगा, फिर उसका क्या करेगा, विश्लेषण करेगा कि इसके अब क्या किया जाए इनको वो करने के लिए, मतलब इनको अच्छी तरीके से रिहेबिटेट करने के लिए। फिर अनुसंधान और क्षेत्रीय परियोजनाएं चलाता है। क्या चलाता है, क्षेत्रीय, जैसे मृग परियोजना चलाई आयुष्मान के सहयोग से। आयुष्मान ने देखा, डाटा एकत्रित किया है कि आजकल जो मृग है ना उसकी संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो अब उसने ये देखा, फिर विश्लेषण किया, तो हम किसको क्या करें, इसको बोला कि आजकल हम क्या कहते हैं, मृग परियोजना चला देते हैं, जिससे क्या होगा, इसको जो शिकार क्या हो जाएगा, फिर रोकेंगे, क्योंकि बाद में हमने अथॉरिटी बनाएंगे, इसको सहयोग करेंगे प्रोटेक्शन करने के लिए। तो फिर क्या किया उसने, आयुष्मान के अध्यक्ष में कौन सी मतलब सहयोग से क्या चला दी, मृग परियोजना चला दी 1972 के अंदर। समझ में आया। तो इसलिए तो ये क्या करता है, डेटा को एकत्रित करेगा, उसका विश्लेषण करेगा, और फिर क्या करेगा, अनुसंधान करके और क्षेत्रीय परियोजनाएं चलाएगा। क्षेत्रीय परियोजना जैसे क्षेत्रीय परियोजना इसलिए कि जो मृग परियोजना है जो एक कौन से क्षेत्र में, मतलब हिमाचल से लेके कहाँ तक चलती है, पश्चिम बंगाल तक, मतलब हिमालय क्षेत्र तक, उस क्षेत्र के अंदर एक क्षेत्र विशेष के अंदर चलती है, तो कौन सी चला रखी है उसको, क्षेत्रीय परियोजना। समझ में आया। तो क्षेत्रीय, अब ये हो गया। फिर आयुष्मान का मिशन प्रकृति के संरक्षण के लिए विश्व के विभिन्न समूहों को क्या करना है, तो आयुष्मान का मिशन क्या है, प्रकृति के संरक्षण के लिए विश्व के विभिन्न समूहों को प्रोत्साहन करना, सहयोग देना, यह सुनिश्चित करना कि प्राकृतिक संसाधनों का कोई भी उपयोग समान एवं सतत रूप से किया जाएगा। और क्या करता है आयुष्मान, अरे आयुष्मान क्या करता है, प्रोत्साहित करता है कि तुम क्या मत करो, एक तो सबको जा के घर जाके बताता है क्या करो, प्रकृति का क्या करो, संरक्षण करो, उनको प्रोत्साहित करता है किसके लिए, सतत उपयोग करो, ऐसे अंधाधुंध कटाई उठाई मत करो, क्या करो, सतत उपयोग करो, प्रकृति का संरक्षण करो। तो आयुष्मान की स्थापना कब हुई है, 1948 के अंदर। 1948। आयुष्मान की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और की स्थापना किससे हुई है, IUPN से, इंटरनेशनल यूनियन प्रोटेक्शन नेचर। तो इससे क्या हुई, इसकी IUPN से क्या हुई, स्थापना हुई, किसकी, IUCN की। आयुष्मान कार्य क्या करता है, यह प्रकृति को संरक्षण करने के लिए करता है और सतत विकास के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। ये डाटा क्या करेगा, एकत्रित करेगा, डाटा एकत्रित करके उसके क्या करेगा, विश्लेषण करेगा, अनुसंधान करेगा, फिर बाद के अंदर क्या करेगा, क्षेत्रीय परियोजनाएं चलाएगा और शिक्षा भी चलाएगा, शिक्षा भी देगा। शिक्षा किसकी देगा, पर्यावरण के बारे के अंदर क्या देगा, शिक्षा देगा, लोगों को क्या बनाएगा, क्या करेगा, जागरूक करेगा, क्या करेगा, अवेयरनेस फैलाएगा। और फिर विश्व के विभिन्न देशों के अंदर जो ग्रुपिंग है उनको क्या करेगा, मतलब प्रोत्साहित करेगा, क्या करेगा, अवेयरनेस फैलाएगा उनके अंदर कि क्या नहीं करना चाहिए, हमें नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्यों नहीं पहुंचाना चाहिए, बाद के अंदर इसका क्या करो, अपन सतत उपयोग करो। तो समझ में आया क्या है विषय। एक तो IUCN की स्थापना किससे हुई है, IUPN से, कब, 1948, 1956 है ना। अब 48, अब आयुष्मान के अंदर क्या करता है, आयुष्मान की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। फिर IUPN की क्या है परिभाषा, मतलब इसके डेफिनेशन, इंटरनेशनल यूनियन प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। अब इससे इसकी क्या हो गई, स्थापना हो गई। ये काम क्या करता है, क्या करता है ये काम, ये प्रकृति को क्या करता है, ये नेचर को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, और क्या करता है, इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल विकास और सस्टेनेबल उपयोग के लिए क्या करता है, इसका कंजम्पशन कैसे हो, सस्टेनेबल तरीके से हो, सतत रूप से हो, इसलिए क्या करता है, इसकी वो करता है, वकालत करता है। और फिर बाद के अंदर क्या करता है, ये डाटा को क्या करेगा, एकत्रित करेगा, फिर उसको क्या करेगा, विश्लेषित करेगा, फिर अनुसंधान लगाएगा, और शिक्षा के केंद्र भी खोलेगा, इन क्षेत्र के अंदर शिक्षा भी दे। और फिर बाद में कौन सी परियोजनाएं चलाएगा, क्षेत्रीय परियोजनाएं चलाएगा। किसने, आयुष्मान ने कहाँ पे सहयोग कर रखा है, मृग परियोजना के अंदर। किसके अंदर, मृग परियोजना की, जो 1972 के अंदर चलाई गई। किसके सहयोग से, IUCN के। कौन सी परियोजना, मृग परियोजना। तो समझ में आ रहा है ये। फिर अपन चलते हैं, अभी देखो अब है रेड डाटा बुक। इसका नाम सुना होगा पहले, सुना है ना बहुत बार, रेड डाटा बुक। इसके अंदर कौन सी जो प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, जो विलुप्त हो गई हैं, उन सब का लेखा जोखा कहाँ पे रहता है, इस रेड डाटा बुक के अंदर रहता है। राजेंद्र गुंडा वाला भी नहीं,
राजेंद्र गुप्ता वो उसकी नहीं है ऐसा। ये कौन सी है? रेड डाटा बुक। कौन सी है? रेड डाटा बुक। इसके अंदर किसका लेखा जोखा है कि भारत के पूरे विश्व के अंदर कितनी प्रजातियां हैं, कितनी प्रजातियां बहुतायत में पाई जाती हैं, कितनी कम हो गई हैं और कितनी विलुप्त हो गई हैं और कितनी विलुप्त होने के कगार पर हैं। ये सारी चीज़ों का लेखा जोखा एक किताब के अंदर लिखा है। वो कौन सी किताब है? रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक। तो चलो, IUCN द्वारा वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम एवं प्रजाति उत्तरजीविता आयोग, कौन सी? स्पेसिफिक सर्वाइवल कमीशन। क्या है? स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के सहयोग के द्वारा लाल आंकड़ा सूची जारी की जाती है, जिसमें वैश्विक स्तर पर जंतु एवं पादप प्रजातियों की संकटग्रस्त स्थिति का आकलन प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है? IUCN के द्वारा क्या किया जाता है? प्रजाति का एक कार्यक्रम चला जाता है। उस कार्यक्रम का क्या नाम है? वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम एवं प्रजाति उत्तरजीविता आयोग। वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम एवं प्रजाति उत्तरजीविता कार्यक्रम। बोलो था इसको। वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम एवं प्रजाति उत्तरजीविता आयोग। कौन सा है? स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन। प्रोग्राम एंड स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन। हाँ, तो IUCN द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम एवं प्रजाति उत्तरजीविता, ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम एंड स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन। इसके द्वारा कौन सा चलाया जाता है प्रोग्राम? वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम वैश्विक प्रजाति उत्तरजीविता आयोग। वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम एवं प्रजाति उत्तरजीविता आयोग। ये क्या चलाया जाता है? कार्यक्रम चलाया जाता है। कौन सा? वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम एवं प्रजाति उत्तरजीविता आयोग। ये कौन सा है? कार्यक्रम है। इसके सहयोग से कौन सी ये कौन सी सूची जारी करते हैं? लाल आंकड़ा सूची। कौन सी? लाल आंकड़ा सूची, रेड डाटा लिस्ट जारी किससे करते हैं? इसके सहयोग से। कौन से प्रोग्राम के सहयोग से? ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम एंड स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के तहत इस क्या कौन सी लिस्ट जारी करते हैं? रेड डाटा। इसके अंदर क्या होता है? वैश्विक स्तर पर जंतु एवं पादप प्रजातियों की संकटग्रस्त स्थिति का आकलन प्रस्तुत किया जाता है कि विश्व के अंदर जो क्या जंतु एवं पादप वो कौन से संकटग्रस्त होने हैं, कौन सी नहीं, उनका क्या है? डाटा है इसके अंदर। तो IUCN के सहयोग से कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? IUCN कौन सा कार्यक्रम सर? एक कार्यक्रम चलाता है, उसका नाम क्या है? वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम एवं प्रजाति उत्तरजीविता आयोग। इसके सहयोग से कौन सी लिस्ट जारी की जाती है? लाल आंकड़ा सूची। इसके अंदर क्या होता है? जो जंतु और पादप की जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनके लिए क्या की जाती है? इनकी लिस्ट जारी की जाती है। तो IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति एवं उनके विलुप्त होने के खतरों को क्या किया जाता है? उजागर किया जाता है। उनके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय बताने एवं डाटा बुक का क्या किया जाता है? प्रकाशन किया जाता है। तो IUCN के द्वारा क्या किया जाता है? जो संकटग्रस्त क्या है? प्रजातियाँ हैं, क्या है? संकटग्रस्त प्रजातियाँ, उनको संरक्षण की स्थिति कि उनके संरक्षण की क्या स्थिति है, उनके विलुप्त होने की क्या स्थिति है, जो विलुप्त होने के खतरे हैं, इन सबको कौन करेगा? उजागर करेगा। और उनके संरक्षण है तो आवश्यक उपाय भी बताने के लिए कौन सी पुस्तक जारी करता है? रेड डाटा बुक का क्या करता है? प्रकाशन करता है। तो देखो, IUCN के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उस कार्यक्रम का नाम क्या है? वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम। वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम एवं प्रजाति उत्तरजीविता स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन और ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम, ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम एंड स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के द्वारा कौन सी पुस्तक जारी की जाती है? रेड डाटा पुस्तक, जिसके अंदर होता है क्या? जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनके बारे के अंदर क्या होता है? उल्लेख होता है, उनके बारे के अंदर उल्लेख होता है। फिर बाद के अंदर क्या करता है IUCN? ये जो संकट जो क्या है? संकट प्रजातियों को संरक्षण की स्थिति बताता है और उनके विलुप्त होने के क्या खतरे और को उजागर करता है। उनको संरक्षण हेतु को आवश्यक उपाय भी क्या करता है कि जो कितनी स्पीसीज हैं जो किन्हें
ऐसी स्थिति के अंदर हैं जो उनके कारण क्या हो रही है, वो विलुप्त होने के जा रहे हैं। अब वो विलुप्त कैसे हो रहे हैं, उनके क्या बताएगा, खतरे भी बताएगा, खतरे के साथ साथ क्या बताएगा, उपाय भी बताएगा। अगर तुम ये उपाय कर लोगे तो ये क्या हो सकती हैं, स्पीसीज बच सकती हैं। जैसे गो डाउन की घास आजकल वो हो सकता है, तो वो बताएगा कि इसको मतलब सही करने के क्या क्या उपाय, ये भी सारे क्या बताएगा। कौन बताएगा, आयुष्मान बताएगा। किसके अंदर बताएगा, रेड डाटा बुक के अंदर क्या करे, पब्लिश। तो अब देखो कैसे क्या आंकड़ा होता है इसके अंदर। अब रेड डाटा बुक इंग्लिश में बताऊँ इसको, हो जाएगा, फिर बोलना मत। तो रेड डाटा के अंदर पहले तो क्या होती हैं, सभी प्रजातियाँ होती हैं। क्या होती हैं, सभी प्रजातियाँ। फिर इसके अंदर इसको दो भागों के अंदर बांटा जाता है। कितने भागों के अंदर, दो भागों के अंदर। एक तो ऐसे आंकड़े जिनके क्या हैं, उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्पीसीज हैं जिनके क्या नहीं है, आंकड़े उपलब्ध नहीं है। और एक ऐसी हैं जिनके क्या है, आंकड़े उपलब्ध है। क्या है, आंकड़े। एक तो ऐसी प्रजातियां हैं। सबसे पहले तो ये सभी प्रजातियों के बारे के अंदर क्या बताए, लेकिन ये दो प्रकार से कैटेगराइज कर देता है। एक प्रजाति तो ऐसे जिसके अंदर क्या है, उनके आंकड़े नहीं मिलते। जैसे भारत के अंदर पादप की कितनी प्रजातियां हैं, 45,000 प्रजातियां ज्ञात हैं। और कितनी ज्ञात नहीं है, 1,00,000 प्रजातियां क्या नहीं है, ज्ञात नहीं है। अब वो तो आंकड़े ही उपलब्ध नहीं है हमारे पास, तो अब उनको तो छोड़ देगा। और कौन सी चीज़ों का आंकड़े उपलब्ध करवाएगा, उन 45,000 के जो हमारे पास क्या है, आंकड़े जिनके क्या है, उपलब्ध हैं। जो 1,00,000 उनके तो हमारे पास क्या नहीं है, आंकड़े उपलब्ध नहीं है। लेकिन इनके तो क्या है, जैसे भारत के अंदर पादप की कितनी प्रजातियां हैं, 45,000। और जंतु की कितनी है, और जैसे पादप की कितनी है, 1,00,000। और उसकी कितनी है, 90,000 ऐसे कुछ नहीं 90,000 तो उसकी है, 45,000 उसकी ऐसे है। तो चलो, और अज्ञात कितनी है, 3,00,000। अब ये जो उनके आंकड़े उपलब्ध है, नहीं उपलब्ध है, उनके आधार पर क्या करवाता है, जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं उनके तो क्या करवाता है, और ज़्यादा कैटेगराइज करते हैं। जिनके आंकड़े उपलब्ध नहीं है उनको क्या कर देता है, छोड़ देता है। ये रहे ना, सभी प्रजातियाँ पीछे पढ़ाया था। हाँ, तो क्या है, सभी प्रजातियाँ। फिर आंकड़े क्या, अभी इसको देख लो, फिर ये समझ में नहीं आएगा। क्या है, आंकड़े उपलब्ध है और आंकड़े नहीं उपलब्ध है। जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं उनको कितने भागों के अंदर बांटा जाता है, दो भागों के अंदर। कितने भागों के अंदर, दो भागों के अंदर। कौन कौन से दो भाग हैं, एक तो जिनके अपर्याप्त आंकड़े और एक के संकट के निकट। एक तो है अपर्याप्त आंकड़े और एक है पर्याप्त आंकड़े, संकट के निकट नहीं है। पहले तो क्या थी, सभी प्रजातियाँ, सभी प्रजाति ऑल स्पीसीज हैं। इनके अंदर किसी के तो आंकड़े उपलब्ध है और किसी के उपलब्ध नहीं है। जिनके आंकड़े उपलब्ध नहीं है, आंकड़े उपलब्ध हैं, जिनका क्या नहीं है, डाटा उपलब्ध नहीं है, उनको छोड़ दिया। फिर बाद में क्या है, जिनका क्या है, डाटा उपलब्ध। जिनका डाटा उपलब्ध उनको कितने भागों में बांट दिया, दो के अंदर। जिनके बारे के अंदर अपर्याप्त आंकड़े हैं कि ज़्यादा पता नहीं, अरे एक किसके, जिसके बारे के अंदर पूरा डाटा है हमारे पास। क्या है, पूरा डाटा। जिसका पूरा डाटा है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों के अंदर। कितने भागों के अंदर, 5 भागों के अंदर। एक तो कौन सा है, एक तो ऐसी प्रजाति जो संकट से क्या है, मुक्त हैं, मतलब उनको कोई नुकसान नहीं है अब भी, मतलब उनकी संख्या क्या है, खूब सारी है। वो तो कौन सी है, संकट से मुक्त है। दूसरे नंबर पर संकट के निकट, कि उनके जल्दी से क्या आने वाला है, संकट आने वाला है। जाकर उनमें जल्दी से क्या नहीं दिया, हमने ध्यान नहीं दिया। क्या नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, उनका प्रबंधन नहीं किया, तो जल्दी से वो क्या होने वाली है, संकट में आने वाली हैं। फिर जो संकट, फिर बाद के अंदर तीसरे के अंदर किस में है, संकट में। अब संकट में भी 3 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। संकट को कितनी कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, 3 के अंदर। एक तो सबद्य, एक संकटग्रस्त, एक है अत्यधिक। अब एक तो है जो मतलब क्या नहीं है, संकट के अंदर थोड़ी सी बहुत अभी उनकी क्या है, जनसंख्या ठीक ठाक है, वो तो क्या है, सबद्य। एक क्या हो गए, संकटग्रस्त हो गए। क्या हो गए, संकटग्रस्त हो गए। अब भी क्या होने वाली है, बिल्कुल अब इनको अंदर क्या है, प्रबंधन करने की बिल्कुल क्या हमको आवश्यकता है। इनकी प्रजाति किसके अंदर आ गई, संकटग्रस्त के अंदर आ गई। फिर एक है तीसरे नंबर पर अत्यधिक संकटग्रस्त। जैसे क्या गोडाउन क्या हो गया, अत्यधिक क्या है, संकटग्रस्त। ओनली कितनी संख्या बची है, 150। तो ये क्या हो गया, अत्यधिक से। फिर चौथे नंबर पर क्या है, प्राकृतिक आवासों से विलुप्ति। ऐसे है जिनके प्राकृतिक आवास क्या हो गए,
विलुप्त हो गए। जैसे गोडाउन होता, गोडाउन के अंदर ये 150 की संख्या नहीं बचती तो ये अपने प्राकृतिक आवासों से क्या हो जाते, विलुप्त हो जाते। तो ऐसी संख्या जो अपने प्राकृतिक आवासों से क्या हो गए, विलुप्त हो गई इसके अंदर। फिर 5वीं कैटेगरी के अंदर क्या है, जो विलुप्ति हो गए, ना तो अपने प्राकृतिक आवासों के अंदर है ना और कहीं पे, सभी पे क्या हो गए, विलुप्त हो गए। तो सबसे पहले तो इसके अंदर क्या है, सभी आंकड़े कितने, अभी देखो सबसे पहले तो क्या है, सभी आंकड़े, सभी आंकड़ों के अंदर सभी प्रजातियों के ऑल स्पीसीज। अब इनको कितने भागों के अंदर बांटा गया है, 2 भागों के अंदर। कौन से 2 भागों के अंदर, एक के अंदर जिनके क्या है, आंकड़े उपलब्ध नहीं है, एक तो क्या है जिनके आंकड़े उपलब्ध नहीं है, एक ऐसे हैं जिनके क्या है, आंकड़े उपलब्ध हैं। अब जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं उनको कितने कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, 2 कैटेगरी के अंदर। एक तो जिनके बारे के अंदर अपर्याप्त डाटा है, क्या है, अपर्याप्त डाटा है कि थोड़ा बहुत ही क्या है, डाटा है। एक के बारे के अंदर क्या है, पूरा पर्याप्त डाटा है। अब इन पर्याप्त जिनके पास पूरा डाटा है उनको कितने भागों के अंदर बांटा गया है, 5 भागों के अंदर। कितने भागों के अंदर, 5 भागों के अंदर। जिसके अंदर पहले तो क्या है, संकट से मुक्त, ऐसी प्रजातियां जो क्या है, संकट से मुक्त है। एक क्या है, संकट के निकट, और एक है संकट के अंदर। अब संकट के अंदर है उनको कितने भागों के अंदर बांटा गया है, 3 भागों के अंदर, जो क्या है, सबद्ध हैं और क्या है, संकटग्रस्त हो चुके हैं, और जो अत्यधिक संकटग्रस्त हैं। फिर चौथे के अंदर क्या है, जो प्राकृतिक आवासों से क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। किससे, प्राकृतिक आवासों से विलुप्त। और 5वें नंबर पर क्या है, विलुप्त, जो क्या हो गए, विलुप्त हो। ऐसे कितने कैटेगरी के अंदर बांट दिया, इसके अंदर ऐसे, इस चीज़ के ऐसे बांटा हुआ आता है, किसके अंदर, रेड डाटा बुक के अंदर। अब क्या, कौन विलुप्त हो गए हैं, कौन नहीं हो गए, ये सारी चीज़ें देखेंगे, कितनी संकट से मुक्त हैं, कितनी संकट के निकट हैं, ये देखो। तो रेड डाटा बुक में प्रजातियों की निम्न श्रेणियाँ, पहले नंबर पर कौन सी देख रहे हैं अपन, 5वें नंबर की, कौन सी, 5वें नंबर की, उसके अंदर क्या है, विलुप्त। 5वें नंबर के अंदर क्या था, विलुप्त। चौथे नंबर के अंदर क्या था, प्राकृतिक आवास से विलुप्त। तीसरे नंबर पे क्या था, संकट में, संकट को 3 भागों में, एक तो सबद्ध और एक संकटग्रस्त और अत्यधिक संकटग्रस्त। और फिर बाद के अंदर दूसरे के अंदर क्या थी, संकट के निकट, और पहले के अंदर क्या थी, संकट के से मतलब क्या है, मुक्त है। और ये जिनके कौन से, जिनके आंकड़े उपलब्ध थे, जिनके आंकड़े उपलब्ध नहीं थे उनको तो छोड़ दिया। सबसे पहले तो क्या किया हमने, पूरी स्पीसीज को लिया, उसको 2 भागों के अंदर बांटा। एक के तो क्या बांटा, जिनके क्या है, आंकड़े उपलब्ध, जिनके आंकड़े उपलब्ध नहीं है, और इनके आंकड़े उपलब्ध। जिनके आंकड़े उपलब्ध भी हैं, जिनके अंदर एक तो जिनके पूरे आंकड़े उपलब्ध हैं, जिनके थोड़े बहुत आंकड़े उपलब्ध, उनको छोड़ दिया। जिनके पूरे आंकड़े उपलब्ध उनको कितने कैटेगरी के अंदर बांट दिया, 5 के अंदर। संकट मुक्त, संकट के निकट, संकट में, प्राकृतिक आवासों में विलुप्त और प्रविलुप्त। और संकट के अंदर भी 3 भागों के अंदर बांट दिया, सबद्ध, संकटग्रस्त और अत्यधिक संकटग्रस्त। तो तेरे नाम बोलूँ क्या, आ जाएगा मामला। फिर है विलुप्त, क्या है, विलुप्त। अब देखो 5वें नंबर वाले के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी विलुप्त हो गई हैं, क्या है। वे प्रजातियां जो वर्तमान में पृथ्वी पर उपस्थित नहीं है परंतु पहले पाई जाती है। विलुप्त का मतलब क्या हो गई, जो आजकल क्या हो गई, जो पहले पाई जाती थी और वर्तमान के अंदर क्या हो गई, वो प्रजातियां क्या हो गई, विलुप्त हो गई। कोई भी प्रजाति यदि पिछले 40-50 वर्षों में अपने प्राकृतिक आवासों में नहीं दिखाई देती तो उन्हें विलुप्त घोषित किया जाता है। क्या 1-2 दिन के अंदर कोई प्रजाति नहीं दिखी उसको विलुप्त घोषित कर देंगे क्या, कितने दिन नहीं दिखनी चाहिए। अगर 40-50 साल तक कोई प्रजाति अपने प्राकृतिक आवासों के अंदर दिख ही नहीं रही, इसका मतलब क्या हो गए हैं, वो विलुप्त हो गए। जैसे गोडाउन है जो 40-50 साल से कहीं पे दिख ही नहीं रहा घास पे ऊपर, तो उसका मतलब क्या है कि गोडाउन क्या हो चुके हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। ऐसी हो जाती है। लेकिन कितने वर्ष होने चाहिए, 40-50 वर्ष होने चाहिए। विगत कुछ वर्षों के अंदर 200-300 भारत में विलुप्त प्रजातियां हैं। कौन सी, विगत कुछ वर्षों में भारत के अंदर कितनी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, 200 से 300 प्रजातियां विलुप्त हो गई। कौन कौन सी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, सुंदरबन का बौना गेंडा। तो चीन कौन से नाम है जो विलुप्त हो गए भारत के अंदर, एक तो एशियाई चीता, और क्या है, गुलाबी सिर वाला बतख, और क्या है, बस सुंदरबन कहाँ पे,
पश्चिम पश्चिम बंगाल का। बंगाल। वहाँ का बोना गेंडा गेंडा। वो क्या हो चुका है, विलुप्त हो विलुप्त हो चुका है। तो समझ में आया तीनों। क्या है विलुप्त प्रजातियाँ? वो है जो 40-50 साल के से दिखाई नहीं दे रही वो निवृत्त विलुप्त प्रजातियाँ, उनको तो सामने। विलुप्त प्रजातियाँ क्या हैं? जो आजकल क्या हो गई हैं, विलुप्त हो पहले पाई जाती थी लेकिन अब नहीं पाई जाती, उनको क्या बोलते हैं? विलुप्त बोलते हैं। और फिर बाद के अंदर क्या है, विलुप्त प्रजातियों के अंदर ऐड कैसे करते हैं अपन कि ये विलुप्त प्रजाति होगी जो 40-50 वर्षों के अंदर अपने प्राकृतिक नेचुरल हैबिटाट्स के अंदर दिखे ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गई, वो विलुप्त हो गई, इसको ऐड कर देंगे। भारत के अंदर पिछले 200-300 सालों के जो मतलब पिछले कुछ दिनों के अंदर 200-300 प्रजातियाँ क्या हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं, जिसके अंदर एक तो क्या है एशियाई चीता और एक लाल सिर वाला गुलाबी सिर वाला क्या है बतख, और क्या है सुंदरबन का बोना गेंडा। बोलो क्या है विलुप्त? 5वें नंबर की कौन सी थी? विलुप्त। विलुप्त के अंदर क्या कौन सी? वे प्रजातियाँ जो क्या हो गई हैं वर्तमान समय के अंदर क्या हो गई हैं, पाई नहीं जाती, पहले पाई जाती थी। कौन सी प्रजातियों को विलुप्त प्रजाति के अंदर 50 साल तक जो 4 साल तक दिख नहीं रही, उनको कौन सी प्रजातियों के अंदर पाया जाता है? ऐसी कौन सी पिछले 2-3 सालों के अंदर, जो पिछले कुछ वर्षों के अंदर 200-300 क्या हो गई है हमारी प्रजातियाँ विलुप्त हो गई, जिसके अंदर कौन कौन सी हैं? एशियाई चीता और क्या है गुलाबी सिर वाला बतख, और तीसरे नंबर क्या है सुंदरबन का बोना गोंडा गेंडा। फिर है प्राकृतिक आवासों में, जो प्राकृतिक आवास से क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। चौथे नंबर पर कौन से जो प्राकृतिक आवासों से क्या हो गए हैं, विलुप्त। वे प्रजातियाँ जो वर्तमान में अपने प्राकृतिक आवासों में विद्यमान है नहीं है, परंतु चिड़ियाघरों, वनस्पति उद्यानों, जीव उद्यानों आदि में क्या है संरक्षित की गई हैं। प्राकृतिक आवास से विलुप्त का मतलब क्या है? वे प्रजातियाँ जो वर्तमान के अंदर अपने प्राकृतिक आवासों के अंदर क्या नहीं हो जाती, पाई नहीं जाती, लेकिन उनको किसके अंदर, चिड़ियाघर के अंदर और वनस्पति उद्यान, जीव उद्यान आदि के अंदर क्या कर रखा है, संरक्षित कर रखा गया। उदाहरण के लिए यूबिफोरिया मयूरीनाथन पश्चिमी घाट का स्थानीय पादप, और फिर क्या है कोराइफा टेलेरा टेलीफॉर्म पादप पश्चिम बंगाल। जैसे उदाहरण के लिए एक तो है कौन सा है यूफोबिया, यूफोब्रिया, 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 मयूरिनी, मयूर नाथनी, 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 मयूर यूफोब्रिया, यूफोब्रिया, मयूर नाथनी, मयूर नाथनी। कौन सी है एक तो यूफोब्रिया मयूर नाथनी पश्चिम बंगाल पश्चिमी घाट क्या है, पश्चिमी घाट क्या है इंडिया के इधर पश्चिमी घाट के अंदर कौन सी है यूफोब्रिया मयूर नाथनी क्या हो गई है, जो प्राकृतिक आवासों के अंदर तो पाई नहीं जाती, लेकिन जैसे पश्चिम घाट का स्थानीय पादप है वो जो गार्डन में पाई हाँ जाती है। इनके क्षेत्र के अंदर जो क्या है जो कौन है जो वनस्पति उद्यान हो गए, जीव उद्यान हो गए, जियोलॉजिकल ये सारे। और कौन सी एक कोराइफा टेलेरा, कौन सी कोराइफा टेलेरा, कोराइफा टेलेरा जो कहाँ पे टेलीफॉर्म पादप है, कहाँ का, पश्चिम बंगाल का। एक तो पश्चिम घाट की स्थानीय पादप उसका नाम क्या है यूफोब्रिया मयूर नाथनी, क्या है यूफोब्रिया मयूर नाथनी जो कहाँ का है, पश्चिम घाट का स्थानीय पादप है। और एक कौन सा है कोराइफा टेलेरा, कौन सा है कोराइफा टेलेरा टेलीफॉर्म पादप कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। तो समझ में आया। पहले तो क्या है विलुप्त, जो क्या हो गए प्राकृतिक आवास से पूरे क्या हो गए विलुप्त हो गए, जो आजकल पाई नहीं जाती, पहले पाई जाती थी अब नहीं पाई जाती। कैसे कैटेगराइज करते हैं इसको, जो 30-40 साल से क्या 40-50 साल से हमें दिखती नहीं, उनको हम किस में डाल देते हैं, विलुप्त प्रजाति के अंदर। भारत के अंदर कितनी है, 203 मतलब पिछले कुछ दिनों के अंदर 200 से 300 प्रजातियाँ हमारी क्या हो गई, विलुप्त हो गई। जैसे एशियाई तीजा और गुलाबी सिर वाली क्या बतख, और क्या सुंदरबन का बोना गेंडा। फिर बाद के अंदर आते हैं
कौन से प्राकृतिक आवासों से विलुप्त। प्राकृतिक आवासों से विलुप्त मतलब प्राकृतिक आवासों के अंदर तो क्या हो चुकी है आजकल पाई नहीं जाती हैं, लेकिन कहाँ पे पाई जाती हैं, चिड़ियाघर के अंदर, वनस्पति उद्यान के अंदर, जीव उद्यान के अंदर क्या किए गए, उनको संरक्षित किया गया है। जैसे यूपी फॉरबिया न्यूरनाथनी क्या है, पश्चिमी, जो पश्चिमी घाट का क्या है, पादप है, पश्चिमी घाट का क्या है, पादप। और एक कौन सी है, कोराइफा कोराइफा टेलेरा, टेलेरा जो कहाँ पे टेलीफॉर्म पादप है, क्या है, टेलीफॉर्म पादप है, कहाँ का, पश्चिम बंगाल का, कोराइफा टेलेरा। फिर है अत्यधिक संकटग्रस्त, कौन सी, अत्यधिक संकटग्रस्त। इस श्रेणी में वे प्रजातियां शामिल की है जो विलुप्त तो नहीं हुई परंतु अपने प्राकृतिक आवासों से विलुप्त होने के क्या है, कगार पर है, क्या है, कगार पे। जैसे उसको कितने बाटों के अंदर बांटा था, जो संकट के अंदर हैं उनको अत्यधिक संकटग्रस्त, फिर क्या है संकट, और फिर बाद में तीसरे नंबर पे क्या है, सबद्ध। और जिसके अंदर पहले जो नंबर वाला कौन सा आ गया, हम पीछे से चलते आ रहे, जैसे विलुप्त के अंदर, जैसे ऐसे मान लो ये पहले नंबर पे क्या था, विलुप्त था, दूसरे नंबर पे क्या था, प्राकृतिक आवास से विलुप्त, तीसरे नंबर पर हम क्या मान ले, संकट के अंदर, चौथे पर हम क्या लाएंगे, संकट के निकित, पांचवें के अंदर ला लें हम संकट से मुक्त, जिसके अंदर पहले नंबर पे हमने क्या लिया था, विलुप्त, विलुप्त हमारा हो गया। फिर दूसरा नंबर पे कौन सा हो गया, प्राकृतिक आवास से विलुप्त। तीसरे के अंदर संकट के अंदर 3 कैटेगरी थी, जिसके अंदर जो पहली कैटेगरी कौन सी है, अत्यधिक संकटग्रस्त, उसको फिर बाद में दूसरे नंबर पे क्या आएगी, संकटग्रस्त, फिर तीसरे नंबर पर सभ्यते, फिर बाद के अंदर क्या आएगी, जो संकट के क्या है, निकिट है, और फिर बाद के अंदर क्या आएगी, संकट से मुक्त। जो कौन सी आप देखो, अत्यधिक संकटग्रस्त, तो अत्यधिक संकटग्रस्त में कौन सी है, इस श्रेणी में वे प्रजातियां शामिल है की जाती जो विलुप्त तो नहीं है परंतु अपने प्राकृतिक आवास से विलुप्त होने के क्या है, कगार पर है। प्राकृतिक आवास तो समझ रहे हो ना, प्राकृतिक नेचुरल हैबिटेट वो होते हैं जहाँ पे वो रहती हैं, वहाँ पे आजकल नहीं पाई जा रही है। तो वे इस श्रेणी में वे प्रजातियां शामिल है जो विलुप्त नहीं हुई है परंतु अपने प्राकृतिक आवास से विलुप्त होने के कगार पर है। जैसे गोडाउन क्या है, विलुप्त होने के कगार पर है अपने प्राकृतिक आवासों से। तो ऐसी प्रजातियां क्या, अत्यधिक संकटग्रस्त क्या है, प्रजातियां। ये वे प्रजातियां हैं जिनके सदस्यों की संख्या विगत 10 वर्षों में 90% से क्या हो गई, कम हो गई। ऐसी संख्या, ऐसे कोई जीव हों, ऐसे क्या हो, पक्षी हों जो पिछले 10 वर्षों के अंदर कितनी कम हो गई हों, 90% कम हो गई हों पिछले। इसके अंदर उसके अंदर तो क्राइटेरिया क्या ले रखा था हमने विलुप्त के अंदर, तो कि 30-40 या 40-50 साल से में जो दिख नहीं रही उनको हम क्या मान लेते हैं, विलुप्त मान लेते हैं। लेकिन इसके अंदर हम किसको मानते हैं कि ऐसी प्रजातियां जिनकी जो लोगों की संख्या, जिनके जो प्रजातियों की संख्या आजकल 10 वर्ष के अंदर 90% कम हो गई हो। कितनी कम हो गई हो, जैसे कोई 100 साल पहले कितने, 100 साल, जैसे 10 साल पहले कोई आदमियों की, कोई प्रजाति की कितनी संख्या थी, जैसे गोडाउन की ऐसे मान लो 10 साल पहले कितनी संख्या है, 100 संख्या है, लेकिन अब कितनी पाई गई है, 10 साल बाद में हमने देखा तो उनकी प्रजाति कितनी बची, ओनली फॉर 10 बचे हुए हैं। कितने बचे हुए हैं गोडाउन, 10। तो ऐसे को क्या करेंगे हम, अत्यधिक उनके अंदर क्या करेंगे, शामिल करेंगे। फिर वर्तमान में इनकी सदस्यों की संख्या 250 से भी कम हो तथा इसमें 50 से भी कम परिपक्व सदस्य शेष हों। वर्तमान में इनकी संख्या और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि वर्तमान में इनकी सदस्यों की संख्या कितनी हो, 250 से भी कम हो। जैसे गोडाउन की कितनी है, 150 है, तथा इसमें भी 50 से कम परिपक्व सदस्य शेष हो। एक तो परिपक्व मतलब छोटे, जो ऐसे हो गए परिपक्व, तो जो मतलब बाद के अंदर अब अंडे भी नहीं देंगे, उनकी कोई संभावना नहीं है कि अब कोई, जो इसमें कौन से हों, 50 से ज़्यादा कौन से हों, परिपक्व सदस्य शेष हैं। फिर वैज्ञानिकों की सांख्यिकी विश्लेषण के अनुसार आने वाले 10 वर्षों में इनकी संख्या 50% और कम हो जाएगी। जैसे 10 बचे थे और आने वाले समय के अंदर 50% कम हो जाएगी, तब कितने बचेंगे 10 वर्षों के अंदर, ओनली 5। कितने बचेंगे, 5। कितने बचेंगे, 5। तो उदाहरण के लिए जैसे गिद्ध, गोडावन, साइबेरियन सारस, जोर्डान्स कासर, व्हाइट हेरॉन, हिमालयन बेटर, जंगली उल्लू, पिग्मी होंग, नाम दफा उड़न गिलहरी, मालाबार स्वीट, कश्मीरी स्टेग और हैंगून। ये क्या आजकल
संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। कौन सी? अत्यधिक संकट प्रजातियां, जैसे गोडाउन हो गया, गिद्ध हो गए। गिद्ध बताए, गिद्धों की संख्या क्यों हो रही है लगातार कम? क्योंकि वो एक दवाई का नाम है, कौन ना है? डाइक्लोफिन सोडियम। अरे जो मवेशियों को, जैसे किसी भैंस के पेट में दर्द हो गया तो उसको कौन सा इंजेक्शन देंगे? डाइक्लोफिन सोडियम का। अब जो वो इंजेक्शन दे खाने की दिया, वजह से अब फिर बाद में वो भैंस मर गई, अब जिसको फेंकते हैं, अब बाद में गिद्ध उसको खाने के लिए आ गया, डाइक्लोफिन सोडियम उसके अंदर भी चली गई, तो फिर बाद के अंदर क्या हो जाती है? उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर और क्या होता है? जो उनके क्या है, जो अंडे का कवच है वो क्या हो जाता है? वो मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। कैल्शियम उपापचय क्रियाएं क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती है, जिसके कारण जो मतलब जो अच्छे जो अंडे हैं ना वो पक नहीं पाते, जिसके कारण उनकी संख्या बढ़ बढ़ नहीं नहीं। पाती। तो ऐसे तो गिद्धों की संख्या भी क्या है? आजकल गिद्ध भी कितने 250 से कम ही बचे हैं, और गोडाउन 150 बचे हैं। जैसे साइबेरियन सारस, जोर्डेंस, कर्सर, वाइट हेरोन, हिमालयन बेटर, जंगली उल्लू, पिग्मी हॉन्ग। जैसे नाम दफा, उड़न गिलहरी, जो ये गिलहरी आती है ना, गिलहरी देख रखी है? क्या होती है गिलहरी? जैसे बैठ के ऐसे खाती है ऐसे, ऐसे उसे क्या बोलते हैं? उड़न गिलहरी। क्या बोलते हैं? उड़न गिलहरी। गिद्ध जानते हो? गोडाउन हो, गिद्ध हो, साइबेरियन सारस, तो नाम याद करो इनको। गिद्ध, गोडाउन, साइबर सारस, जोर्डन्स, कार्सर, वाइट हेरोन, हिमालयन बेटर, जंगली उल्लू, पिग्मी हॉन्ग, नाम दफा उड़न गिलहरी, मालाबार सिवेट, कश्मीरी स्टोन और हुंगलू। तो देखो गिद्ध और गोडाउन और साइबेरियन सारस, जोर्डन्स, कार्सर, वाइट हेरोन, हिमालयन बेटर, जंगली उल्लू, पिग्मी हॉन्ग, नाम दफा उड़न गिलहरी, मालाबार स्वीट, कश्मीरी स्टोव। तो कौन से? एकदम मालाबार स्वीट है, एक है कश्मीरी स्टोव, एक है वाइट हेरोन, एक है नाम दफा उड़न गिलहरी, एक है गिद्ध, एक है जंगली उल्लू, और एक है साइबेरियन सारस, और जंगली उल्लू, और क्या है? गोडाउन। वाइट बेट। तो देखो दो 5-7 नाम याद करो। एक तो क्या कर लो? मालाबार सिवेट, मालाबार सिवेट हमने सुन रखा है, गिद्ध हमने सुन ही रखा है, गोडाउन हमने सुन ही रखा है, साइबेरियन सारस, वाइट हेरोन, और क्या कर लो? जंगली उल्लू, और नाम दफा उड़न गिलहरी, कश्मीरी स्टॉव और हुंगलू, पिग्मी हॉन्ग। ये सारे क्या हैं? अत्यधिक संकटग्रस्त हैं। जो विलुप्त हो गए 3 उनके नाम बताओ। एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाला बतख, और तीसरे नंबर क्या है? सुंदरबन का बोना गेंडा। और फिर बाद के अंदर क्या है? जो प्राकृतिक आवास से क्या हुई थी? विलुप्त हुई थी। ऐसी प्रजातियां कौन सी जो प्राकृतिक आवास से जो विलुप्त हो गई? एक तो सोयाबिरिया और एक बताओ। जो प्राकृतिक आवास से जो 2 नाम थे वो बताओ। यूफोबिरिया, मयूरनाथनी, नाथानी जो कहाँ की है? पश्चिमी घाट का। और फिर बाद के अंदर पश्चिम बंगाल का क्या है? टेलरा। ये जो वेस्ट बंगाल। तो जो वेस्ट बंगाल के क्या है? पश्चिम बंगाल के लिए। हाँ, तो वेस्ट बंगाल ही है ना। वेस्ट बंगाल। फिर बाद के अंदर चौथे नंबर पे क्या आती है? संकटग्रस्त। क्या है? संकटग्रस्त। इस श्रेणी में वे शामिल हैं, वे जीव क्या है? शामिल है जिन पर प्राकृतिक आवास से विलुप्त होने का क्या बन रहा है? खतरा बन रहा है। संकटग्रस्त के अंदर कौन सी प्रजातियां हैं? वे प्राकृतिक आवास है जिन्हें विलुप्त होने में खतरा बन रहा है। वे जीव हैं जिनके प्राकृतिक आवास विलुप्त होने के क्या है? कगार पे हैं, या उनको खतरा जिनके क्या हो सकते हैं कि प्राकृतिक आवास क्या हो सकते हैं? विलुप्त हो सकते हैं। उनको क्या बोलते हैं? हम संकटग्रस्त के अंदर शामिल करते हैं। इसमें वे प्रजातियां शामिल हैं जिनके सदस्यों की संख्या पिछले 10 वर्षों में कितनी % कम हो गई है? 70%। अत्यधिक संकटग्रस्त के अंदर पिछले 10 वर्षों के अंदर कितनी? 90%। और संकटग्रस्त के अंदर 70%। वर्तमान में जिनकी संख्या 2500 से या इससे कम सदस्य शेष हैं, और उसके अंदर 250 कम सदस्य हैं।
और इसके अंदर कितने 2500 और एम उनमें से भी 250 से कम परिपक्व सदस्य शेष बचे हों और उसके अंदर कितने थे 50। 50। वे गणिकाओं के पूर्व अनुमान के अनुसार आगामी 20 वर्षों में इनकी संख्या कितनी कम होने वाली है 20% 20%। की संभावना कम होने वाली है और उनकी 50%। चलो इनको दोनों को क्या कर लो कंपेयर कर लो। एक तो क्या है अत्यधिक संकटग्रस्त संकटग्रस्त। और एक क्या है संकटग्रस्त। अत्यधिक संकटग्रस्त के अंदर तो कितनी प्रजातियों ने पिछले 10 वर्ष के अंदर कितना खाली होना चाहिए 90% और इसके अंदर पिछले 10 वर्ष के अंदर कितना 70% क्या हो गई हो कम हो गई हो और इनके पिछले मतलब कितनी संख्या बची हो उनकी 250 से भी कम बची हो जिनके अंदर 50 परिपक्व क्या बचे हो शेष बचे हों तो 250 से भी कम होनी चाहिए। इसके अंदर 2,500 होनी चाहिए कितने 2,500 और इसके अंदर कितने परिपक्व कितनी होनी चाहिए 250 से कम। फिर बाद के अंदर एक तीसरा आंकड़ा क्या था पूर्व वैज्ञानिकों का पूर्व अनुमान है कि आने वाले 10 साल के अंदर कितने कम हो जाएंगे 50% और इनमें आने वाले 20 वर्षों के अंदर कितने कम हो जाएंगे 20%। तो ये क्या है संकटग्रस्त और संकटग्रस्त के अंदर क्या है जिनके प्राकृतिक आवासों का क्या हो रहा है खतरा मंडरा रहा है। क्या मंडरा रहा है खतरा मंडरा रहा है और इसके अंदर जो मतलब विलुप्त होने की कगार पे होंगी। इसके अंदर अत्यधिक संकटग्रस्त के अंदर ये प्रजातियां जो विलुप्त तो नहीं है परंतु उनमें प्राकृतिक आवासों विलुप्त होने की क्या है कगार पर है। एक तो क्या है अत्यधिक संकटग्रस्त के अंदर तो कगार पर है अरे एक के ऊपर क्या मंडरा रहा है खतरा मंडरा रहा है तो ये संकटग्रस्त होगी। फिर चलो फिर है सुभेद्य प्रजातियां। कौन सी प्रजातियां सुभेद्य प्रजातियां। इस श्रेणी में वे प्रजातियां शामिल है जिनके वनों में संकटग्रस्त होने की क्या संभावना बनी होती है कि वनों में क्या होने वाली हो संकटग्रस्त। इसमें वे प्रजातियां शामिल है जिनमें सदस्यों की संख्या पिछले 10 वर्षों के अंदर कितनी कम हो गई हो 50%। कितनी कम हो गई हो पहले के अंदर 90% फिर 70% अब कितनी 50%। वर्तमान में इनकी संख्या 10,000 से भी कम सदस्य एवं उनमें से भी 1,000 कितने बचे हों परिपक्व बचे हों। 10,000 तो क्या बचे हों शेष सदस्य और 1,000 क्या बचे हों परिपक्व। परिपक्व के अंदर जानते हो हम क्या है परिपक्व है हमारे से छोटे वाले क्या है परिपक्व नहीं है समझ रहे हो। फिर भविष्य में आने वाले 100 वर्षों के दौरान कितने % कम होने की संभावना है 10% की संभावना है। अच्छा उसके अंदर वो बताएंगे मैं बता देता हूँ है ना। अभी देखो तीनों के अंदर वो निकालो तीनों के अंदर ऐसे पहले क्या था अत्यधिक संकटग्रस्त फिर बाद में क्या आया संकटग्रस्त फिर बाद में क्या आया सुभेद्य। अब इन तीनों के अंदर क्या है 3 कंडीशन है। पहले के अंदर जो अत्यधिक संकटग्रस्त है वो तो क्या हो गई उनके ऊपर क्या हो रहा है आजकल खतरा जो संकटग्रस्त होने की क्या है कगार पर है और ये संकटग्रस्त इनके ऊपर क्या बन रहा है खतरा बन रहा है और इन सुभेद्य की वनों के अंदर क्या होने की खतरा है इनको वनों के अंदर क्या होने का मतलब प्राकृतिक लोग। तो फिर बाद में अत्यधिक के अंदर इनके अंदर कितनी कंडीशन है 3 कंडीशन कि पिछले जो 10 वर्षों के अंदर कितनी % कमी हो गई उनके अंदर 90% अत्यधिक के अंदर और फिर बाद के अंदर संकटग्रस्त के अंदर कितनी कम हो गई हो 70% और फिर बाद के अंदर सुभेद्य के अंदर कितनी % कम हो गई हो 50%। फिर बाद के अंदर दूसरे पर क्या इसके अंदर दूसरी कंडीशन कि आने वाले 10 वर्षों के अंदर कितनी कम हो जाएंगी 50%। ये आने वाले 10 वर्षों के अंदर कितनी कम हो जाएंगी 20% और ये आने वाले के अंदर कितनी कम हो जाएंगी 50%। अब इनकी संख्या कितनी बची हो 250 और जिसके अंदर परिपक्व 50। संकटग्रस्त के अंदर कितनी संख्या बची हो 2500 और मतलब परिपक्व की कितनी बची हो 250। इसके अंदर कितनी बची हो 10,000 कितनी बची हो 10,000 उनके अंदर 1,000 क्या बची हो परिपक्व। तो समझ में आए। अत्यधिक संकटग्रस्त कौन कौन सी हैं जैसे गोडाउन गिद्ध फॉरेस्ट और जंगली उल्लू पिग्मी हॉन्ग मालाबार वाइट हेरोन मालाबार सिवेट और कौन सी नामदफा उड़न गिलेरी और कश्मीरी स्टॉक ये सारी वो तो क्या थी मतलब क्या अत्यधिक संकटग्रस्त। अब हम देखेंगे कौन सी संकटग्रस्त को याद करेंगे।
तो चलो संकटग्रस्त के अंदर तो हमने पैमाने देख लिए, अब चलेंगे हम उदाहरण के अंदर। तो संकटग्रस्त के अंदर कौन कौन सी प्रजातियां हैं? नीलगिरी ताहार, सुनहरा लंगूर, रेड पांडा, गंगा डॉल्फिन, बंगाल टाइगर, तिब्बत का एंटीलोप, मणिपुर का ब्राउन एंटलर्ड डियर, भारतीय बाइसन, ग्रीन कछुआ, चीरू, बर्फीला तेंदुआ, हिमालयन कस्तूरी मर्ग, लॉयन टेल्ड मकाक। तो संकटग्रस्त होने की स्थिति के अंदर कौन है? एक तो गंगा डॉल्फिन है जो हमारी क्या है? जलीय जीव है, जो क्या है? हेरिटेज के अंदर विश्व जो मतलब विरासत के अंदर जो सूची है उसके अंदर जो विरासत पशु कौन सी है हमारी? गंगा डॉल्फिन, जो मतलब जंगल के अंदर मतलब जलीय जीव जल के अंदर है, वो तो मछली है। हाँ तो गंगा डॉल्फिन ही तो है। तो गंगा डॉल्फिन क्या है? संकटग्रस्त की स्थिति के अंदर है। किसकी स्थिति में? संकटग्रस्त के अंदर। फिर एक नीलगिरी तार, एक कौन सा? सुनहरा लंगूर। कौन सा? सुनहरा लंगूर। रेड पांडा, रेड पांडा पढ़ाया क्या? हाँ क्या रेड पांडा? 1996 के अंदर वो जो यो एक पक्षी बजे पक्षी है कि यो बहुत 1996 के अंदर तो हाथी है। 1970 के दशक के अंदर जाती तो 96 रेड पांडा है क्या? हाँ रेड पांडा को क्यों संरक्षण दिया गया है? जो बांस की पत्तियां खाता है और क्या? और ये एक प्रकार का पक्षी है और एक पांडा तो क्यों? पक्षी तो क्यों होगा? ये क्या है? शाकाहारी चीज है। क्या है? शाकाहारी है, बांस की पत्तियां खाता है। और उसको क्या किया गया हमने? प्रोटेक्शन। 1996। अच्छा तो 1996 मान लो। फिर क्या है? गंगा डॉल्फिन को हमने कब? ये गंगा डॉल्फिन भी क्या है? संकट तो संकटग्रस्त की क्या है? कगार पर है। फिर एक बंगाल का टाइगर, तिब्बत का एंटीलोप, मणिपुर का ब्राउन मणिपुर का ब्राउन एंटलर्ड डियर, एंटलर्ड डियर, मणिपुर का ब्राउन एंटलर्ड डियर। भारतीय क्या? नीलगिरी तार, सुनहरा लंगूर, रेड पांडा, गंगा डॉल्फिन, बंगाल का टाइगर, तिब्बत का एंटीलोप और फिर भारतीय बाइसन, ग्रीन कछुआ, चीरू, बर्फीला तेंदुआ, हिमालयन कस्तूरी मर्ग और लॉयन टेल्ड मकाक। क्या है? तो एक तो क्या है? नीलगिरी तार और फिर क्या है? सुनहरा लंगूर, एक रेड पांडा और फिर गंगा डॉल्फिन, फिर बंगाल का टाइगर, फिर बर्फीला तेंदुआ। चलो ये ठीक है। तो लॉयन टेल्ड मकाक। एक तो क्या है? हिमालय मस्क डियर, लॉयन टेल्ड मकाक और बर्फीला तेंदुआ, कस्तूरी मृग जो भी क्या है? संकटग्रस्त है। और फिर लॉयन टेल्ड मकाक, नीलगिरी ताहार। तो समझ में आया? समझ में क्या? याद ही करनी इनको तो। फिर क्या है? सुभेद्य प्रजातियां। कौन सी प्रजातियां? सुभेद्य प्रजातियां। इस श्रेणी में वे प्रजातियां शामिल है जिनके वनों में क्या है? संकटग्रस्त होने की संभावना बनी होती है। ये तो बता दिया। और इसमें प्रजातियां कौन सी शामिल हैं? जो भी 10 वर्षों के अंदर कितनी कम हो जाएंगी? 50% हो जाएंगी। और हाँ तो चलो उदाहरण देखो। तो कितने? अफ्रीकन हाथी। इसमें कौन कौन सा आता है? अफ्रीकन हाथी, एक सींग वाला गेंडा। एक तो अफ्रीकन हाथी, एक सींग वाला गेंडा। और क्या आता है? सांबर और क्लाउडेड तेंदुआ, ड्यूगोंग और क्या है? स्लॉथ भालू, सॉल्थ भालू, 12 सिंगा, संगमरमर के रंग की बिल्ली और 4 सींग वाला मृग, नीलगिरी लंगूर, बंगाल स्लोलोरी, ओल्वी रिडले फिर नेक्ड कैन। तो कौन सा है? एक तो अफ्रीकन हाथी, एक तो अफ्रीकन हाथी है और एक सींग वाला गेंडा है, एक है सांबर है, फिर क्लाउडेड तेंदुआ, फिर एक है ड्यूगोंग। क्या है?
ड्यूंगोग। फिर संगमरमर रंग की बिल्ली, कौन से रंग की? संगमरमर रंग की बिल्ली। और 4 सींग वाला मृग, नीलगिरी लंगूर बंगाली स्क्वेल और लीव बिल्ली ब्लैक। फिर बाद सबसे ज़्यादा पहले विलुप्त कौन कौन से हो गए? एशिया का चीता, एशिया का चीता, फिर बाद के अंदर दूसरे गुलाबी रंग वाली टाटी बतख, गुलाबी रंग की बतख, सुंदरबन का बैंड। हाँ, और फिर बाद के अंदर दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पर जो है प्राकृतिक अवशेष विलुप्त, जिसके अंदर क्या थे? 2। बताओ उनके नाम बताओ। एक तो सोया बिरिया, एक मयूर नाथानी, मयूर नाथनी, टेलेरा, मयूर नाथनी, टेलेरा। एक टेलेरा। तुम तो इनके 2 नाम याद कर लो, टेलेरा और मयूर नाथनी। क्या है? टेलेरा और मयूर नाथनी। मयूर नाथनी कहाँ की है? वेस्ट घाट की, वेस्टर्न घाट की। और टेलेरा वेस्ट बंगाल की। क्या है? वेस्ट बंगाल की। फिर बाद में तीसरे नंबर पर क्या है? अत्यधिक संकट के अंदर कौन सा है? एक तो गोडावन, एक है नीलगिरी। नीलगिरी है कि नहीं है? नीलगिरी तो आगे, नीलगिरी, गोडावन। फिर बाद के अंदर क्या है? गिद्ध। फिर क्या है? नामदफा उड़न गिलहरी। और फिर बाद में जंगली उल्लू। और क्या है? कश्मीरी स्टोग और साइबर सारस। और फिर बाद के अंदर एक क्या है? वाइट हेरोन। ये सारे। फिर बाद के अंदर किस में है? संकटग्रस्त के अंदर। संकटग्रस्त के अंदर क्या है? नीलगिरी ताहार। क्या है? फिर गंगा डॉल्फिन भी क्या है? इसके अंदर है। फिर टाइगर क्या है? बंगाल का टाइगर भी किसके अंदर है? इसके अंदर ही है। फिर बर्फुला तेंदुआ भी किसके अंदर है? इसी के अंदर है। और फिर कस्तूरी मृग भी किसके अंदर है? और आपदे मणिपुरी को तो। और एक सींग वाला गेंडा, फिर ये आगे सुबेदेर, ये पता हो गए। कस्तूरी मृग, फिर संकट के निकट, जो संकट के निकट हैं वो कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां जो वर्तमान में संकटग्रस्त नहीं है परंतु भविष्य में क्या हो सकती हैं? संकटग्रस्त हो जाने की क्या है? संभावना बनी रहती है। वो क्या है? संकट के निकट वाली। उदाहरण के लिए भेड़िया, तेंदुआ, हिमालयन तार आदि। कौन कौन से? भेड़िया, तेंदुआ, हिमालयन तार। संकट के निकट कौन सी हैं? ऐसी प्रजातियां जो वर्तमान के अंदर क्या नहीं है? संकट में नहीं है, लेकिन उनके ऊपर संकट में आने की क्या है? संभावना है। जैसे कौन सा है? भेड़िया, तेंदुआ, हिमालयन तार आदि। फिर क्या है? ये हिमालयन तार क्या होता है? हिमालयन तार वो ऐसे दिखाई दो हमारी वेस्ट कंक्रीट। हिमालयन तार। ये हिमालयन तार। अरे ये बकरा ये क्या है? हिमालयन बेटी वो बस है शिप चढ़ेगी बकरी ज्यादा। हिमालयन तार। तार बकरी। तो और कौन सा? एक तो भेड़िया और तेंदुआ और हिमालयन तार, जो आजकल क्या है? संकट के निकट है। क्या है? संकट के निकट है। इससे पहले क्या था? इससे पहले वो था सुबेदे। सुबेदे कौन सी प्रजातियां हैं? नीलगिरी, सुबेदे कौन सी प्रजातियां हैं? वे 4 सींग के वनों में संकट का सोनी समान, जो 4 सींग वाला एक सींग वाला गेंडा, मेरे की। एक सींग वाला, 4 सींग वाला नीलगिरी। और क्या नाम है उसका? मर्ग, मृग, इसको याद नहीं किया क्या? कस्तूरी मृग, अफ्रीकन हाथी। क्या है? अफ्रीकन हाथी। एक सींग वाला गेंडा, सांबर। अफ्रीकन हाथी, सांबर, एक सींग वाला गेंडा। और ड्यूंगोंग और नीलगिरी लंगूर। और संकट के निकट ऐसी प्रजातियां जो वर्तमान में संकटग्रस्त नहीं है परंतु भविष्य में संकटग्रस्त होने की क्या है? संभावना बनी रही। जैसे भेड़िया, तेंदुआ और हिमालयन तार। फिर संकट से मुक्त कौन सी है? इस प्रजाति में भविष्य में संकट, इन प्रजातियों की भविष्य में संकटग्रस्त होने की संभावना नहीं होती क्योंकि वो आत्मा क्या है? विस्तारित क्षेत्र में पाई। संकट से मुक्त होने का मतलब
इनको संकट होने की मतलब संकटग्रस्त होने की संभावना नहीं है। इनकी जनसंख्या क्या है, बहुत आयत के अंदर है, खूब है। फिर आंकड़े जिनके पर्याप्त नहीं है तो नहीं है, आंकड़े उपलब्ध फॉर नहीं है। एग्जाम्पल भैंस, बकरी। चलो तो एक बार इसको फिर से देख ले से। एक सेकंड लगेगा, एक सेकंड। विलुप्त कौन सी हैं, जो क्या हो गई हैं आजकल अपने प्राकृतिक आवासों के अंदर पाई नहीं जाती। पहले पाई जाती थी लेकिन आजकल पाई नहीं जाती है। कितने वर्षों के अंदर, 30-40 वर्षों से पाई नहीं। उनको क्या है, कौन से, एक एशियाई चीता और क्या एक जो गुलाबी रंग वाले क्या है, बतख और सुंदरवन में पाई बोन नाग गेंडा। बोनो। फिर बाद के अंदर दूसरे नंबर प्राकृतिक आवास है विलुप्त, जो क्या अपने प्राकृतिक आवासों में पाई नहीं जाती लेकिन चिड़ियाघर, जीव उद्योग, बायोलॉजिकल पार्क है, इन सब के अंदर क्या पाई जाती है, वनस्पति के अंदर क्या क्या जाती है, पाई जाती है। वो क्या है दूसरे नंबर। और कौन सी, एक तो यूफोबिरिया, एक तो म्यूरथान और टेलरा। और म्यूरनाथनी कहाँ की है, वेस्टर्न घाट की है, और टेलरा किसकी है। फिर अत्यधिक संकटग्रस्त के अंदर इस श्रेणी में वे प्रजातियां शामिल है जो विलुप्त नहीं होती परंतु अपने प्राकृतिक आवास से विलुप्त होने के क्या है, कगार। अत्यधिक संकटग्रस्त जो प्राकृतिक आवासों से क्या नहीं है, विलुप्त तो नहीं हो लेकिन विलुप्त होने के क्या है, कगार के ऊपर है। ऐसी प्रजाति वे इनकी संख्या पिछले 10 वर्षों के अंदर कितने % कम हो गई हो, 90% कम हो गई हो। और आने वाले 10% के अंदर कितनी कम हो जाएंगी, 50% कम हो जाएंगी। और फिर बाद के अंदर क्या है, सदस्यों की संख्या 250। और जिनकी सदस्यों की संख्या 250 बच्चे जिनमें 50 क्या हुए परिपक्व है। जैसे इनकी जो गिद्ध गोडाउन हो गया, गिद्ध हो गया, गोडाउन हो गया, जंगली बिल क्या हो गया, उल्लू हो गया, और क्या हो गया, साइबेरियन सारस हो गया, पिग्मी हॉर्न हो गया, वाइट हेरोन हो गया, नाम दफा उड़ैन गिलेरी होगी, ये सारे। फिर संकटग्रस्त के अंदर, जो संकटग्रस्त के अंदर कौन कौन सी हैं, नीलगिरी ताहार, गोल्डन लंगूर, रेड पंडा, गंगा रिवर, सॉरी गंगा डॉल्फिन। संकटग्रस्त में वे श्रेणियां शामिल है जो प्राकृतिक आवास से विलुप्त होने का खतरा बन रहा है। एक तो विलुप्त होने के क्या है, और इनके ऊपर क्या बन रहा है, खतरा। क्या खतरा, तो खतरा के अंदर फिर बाद के अंदर इनके अंदर 70% के होते हैं, फिर 2-2,500, और फिर बाद के अंदर 20% क्या रहनी चाहिए, आने वाले 20 वर्षों के अंदर कितने 20% कम होने। कौन कौन सी, नीलगिरी तार, सुनहरा लंगूर, रेड पांडा, गंगा डॉल्फिन, बंगाल टाइगर, ये सारे इसके अंदर हैं। फिर सुभेद्य प्रजातियाँ, वे प्रजातियाँ जिनके वनों में संकटग्रस्त होने की है संभावना। सुभेद्य प्रजातियाँ वे हैं जिनकी इस वनों के अंदर क्या है, संकटग्रस्त होने की संभावना। जैसे 3 ले लो ऐसे, ये एक दो कौन कौन सी हैं, अत्यधिक संकटग्रस्त, एक है संकटग्रस्त, एक है सुभेद्य। अत्यधिक संकटग्रस्त के अंदर तो क्या है, प्राकृतिक आवासों के अंदर क्या है, इनकी आजकल क्या हो रहा है, इनका कगार पर है। क्या कहें, कगार पर है, विलुप्त होने के क्या है, कगार पर है। और संकटग्रस्त के अंदर खतरा मंडवा रहा है, मतलब किसका, विलुप्त होने का। सुभेद्य के अंदर अपने वनों के अंदर क्या है, संकटग्रस्त होने की क्या है संभावना के अंदर। एक तो कगार होने की, एक है संकटग्रस्त मतलब खतरा मंडवा रहा है, एक है वनों के अंदर क्या है, संकटग्रस्त होने की क्या है संभावना है। इसके अंदर पिछले 10 साल के अंदर इनकी संख्या 90% कम हो गई, इनकी 70%, इनकी 50% कम हो गई। इनकी संख्या कितनी, मतलब 250 बच्चे जिसके अंदर 50 परिपक्व हो, इनकी कितनी 2550 के अंदर 250 कितनी हो परिपक्व। इसके अंदर 10,000 10,000 के अंदर 1,000 क्या हो, आने वाले 10% आने वाले 10 के अंदर कितने % कम हो जाएंगी, 50%। और ये आने वाले 10 वर्षों के अंदर कितने % कम हो जाएंगी, 20%। 20% है क्या। और ये आने वाले के अंदर 10%। हाँ, ये तो आने वाले 20 वर्षों के अंदर कितनी कम होंगी, 20%। और ये आने वाले 10 वर्षों के अंदर 10% क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो फिर ये है सारे, ये सुभेद्य हो गया। और फिर बाद के अंदर क्या बचा, संकट के निकट, जो संकट के निकट है, उनके अंदर क्या है, ऐसे प्रजातियां जो वर्तमान में संकटग्रस्त नहीं परंतु भविष्य में संकटग्रस्त। वर्तमान में तो क्या है संकटग्रस्त नहीं, लेकिन भविष्य में क्या है हो सकती है। ऐसे प्रजातियां भेड़िया, तेंदुआ, हिमालयन तार, भेड़िया, तेंदुआ, हिमालयन तार। संकट से मुक्त कौन सी है, ऐसे प्रजातियां जो भविष्य में संकटग्रस्त होने की संभावना है तो नहीं है, लेकिन क्योंकि उनकी संख्या क्या है बहुत और अपर्याप्त आंकड़े रही है। तो सारे तो सुन आया वो ऊपर वाला पूरा स्ट्रक्चर। फिर है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर।
वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। कौन सा फंड है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये क्या? अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी क्या संगठन। एनजीओ का क्या? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ का मतलब फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। जो सरकार का नहीं है उसको क्या बोलते हैं? एनजीओ। फिर भी हमने एक संगठन बना लिया, जो सरकार ने थोड़ी बनाया, हमने मिलकर एक क्या बना लिया? संगठन बना लिया। और फिर बाद में वो कोई कार्य करता है तो उसको क्या बोलते हैं? एनजीओ। जैसे कंपनी, एनजीओ जैसे क्या बना लेते हैं? गुट बना के, जो सरकार द्वारा नहीं हो और हमारा ही बनाया, उसको क्या बोलते हैं? गैर सरकारी संगठन। तो ये भी कोई सरकार के द्वारा नहीं बनाया, मतलब पैसे वाले लोगों ने क्या बना लिया? इसको बना लिया। और ये काम करता है किसके लिए? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के लिए। इसकी स्थापना कब की गई? 1961 के अंदर। कब की गई? 1961 के अंदर। मुख्यालय कहाँ पे? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर। और IUCN का भी मुख्यालय कहाँ पे? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना कभी IUCN की? 1948। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसे किससे बनाए? IUPN से, नेचुरल क्या? इंटरनेशनल यूनियन प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, ये से बनाए। और फिर बाद के अंदर क्या काम करता है? यह प्राकृतिक को क्या? संरक्षण प्रदान करने के लिए सतत उपयोग को बढ़ावा देता है, अवेयरनेस का कार्य करता है, क्षेत्रीय परियोजना चलाता है, शिक्षा के केंद्र खोलता है, अनुसंधान करता है। ये सारे काम कौन करता है? IUCN। और IUCN किसको पब्लिश करता है? रेड डाटा पुस्तक को। रेड डाटा पुस्तक के अंदर कौन से आंकड़े होते हैं? जिनके एक तो सभी प्रकार की प्रजातियां होते हैं, जिसके अंदर क्या है? एक तो जिनके क्या नहीं है? आंकड़े नहीं है। और जिनके क्या है? आंकड़े उपलब्ध हैं। आंकड़े उपलब्ध हैं उनको भी कितने भागों के अंदर बांटा जाता है? 2 के अंदर। जिनके एक तो पर्याप्त आंकड़े और एक के अपर्याप्त आंकड़े। जिनके पर्याप्त आंकड़े हैं उनको कितने भागों में बांटा जाता है? 5 के अंदर। 5 के अंदर। एक तो क्या है? संकट से मुक्त, एक संकट के निकट, और एक संकट के अंदर, और एक क्या है? प्राकृतिक आवासों विलुप्त, और एक है विलुप्त। इसके अंदर इस संकट को 3 भागों के अंदर सुविधा, संकटग्रस्त और अत्यधिक संकटग्रस्त। ये डाटा कौन? IUCN क्या करता है? पब्लिक वो करता है। फिर हाँ, फिर इसके अंदर क्या है? ये सारी चीज़ें देख ली। फिर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसकी स्थापना ये क्या है? एक गैर सरकारी संगठन। क्या होता है गैर सरकारी संगठन? जो सरकार के द्वारा नहीं हो, हमारे द्वारा ही क्या है वो बनाया हुआ। और जैसे हमने कोई संगठन बना लिया और हम क्या करें? यहाँ के नेचर को प्रोटेक्शन के लिए कार्य करने लगे। जैसे कोऑपरेशन एकेडमी का नाम के एक संगठन बना लिया। और ये किसको काम करता है? नेचर को प्रोटेक्ट करने काम करता है, पेड़ पौधे लगवाता है और क्या करता है? उनको प्रोटेक्शन करता है। फिर भी हमारा भी क्या हो सकता है ऐसे कि वो क्या, जो कोऑपरेशन एकेडमी नाम का क्या है संगठन है, वो कार्य क्या है? एक NGO जो क्या कार्य करता है? प्रकृति को बचाने का इनको कार्य करता है, पेड़ पौधों को लगाने का ऐसे कार्य करता है। ऐसे कौन करता है? WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना कब की गई? 1961 के अंदर। मुख्यालय क्या है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। इसका प्रतीक क्या है? विशाल पांडा। प्रतीक क्या है इसका? विशाल पांडा। प्रतीक के अंदर मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या लगा? जैसे हमने कोऑपरेशन एकेडमी की जो थीम लगा रखी है, लोगो लगा रखे, उसने कैसा थीम लगा रखा है? कौन सा? गैंट पांडा। कौन सा? गैंट पांडा, विशाल पांडा। WWF के द्वारा 2 वर्ष के अंतराल में द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, कौन सी? द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। रिपोर्ट लिविंग प्लेनेट सूचकांक तथा पारिस्थितिकी पदचिन्हों के आंकड़ों पर आधारित होती है। WWF अपनी रिपोर्ट कब पब्लिश करता है? प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल से क्या करता है? एक पब्लिक करता है रिपोर्ट। उसका नाम क्या है? द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। प्लेनेट के जो मतलब हम रह रहे हैं वो प्लेनेट के अंदर, हम ये प्लेनेट के ऊपर रह रहे हैं। फिर हमने जो क्या कर रहे हैं? कंजप्शन कर रहे हैं। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो प्लेनेट के ऊपर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। ये सारे जो प्लेनेट, तो द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट कौन जारी करता है? WWF प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर अंतराल से प्रकाशित। यह रिपोर्ट लिविंग प्लेनेट सूचकांक तथा लिविंग प्लेनेट क्या है? द रिपोर्ट लिविंग प्लेनेट इंडेक्स तथा पारिस्थितिकी पदचिन्ह के आंकड़ों पर आधारित होती है। पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल क्या होते हैं? आंकड़े होते हैं इसके अंदर। अब ये कैसे बनाते हैं इसको? जो पारिस्थितिकी के आंकड़े आते हैं ना, इकोलॉजी के जब आंकड़े आते हैं उनसे क्या ले लिए? आंकड़े उठा लेते हैं। और फिर बाद के अंदर क्या है? एक रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट लिविंग प्लेनेट सूचकांक तथा पारिस्थितिकी पदचिन्ह के आंकड़ों पर क्या होती है? आधारित होती है। कौन सी रिपोर्ट? द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट।
तो द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट कौन जारी करता है? WWF 2 साल के अंतराल से। इसके अंदर किस किस के वो होते हैं? एक तो पारिस्थितिकी पद चिन्ह होते हैं और क्या होते हैं, क्या आंकड़े, और द लिविंग प्लेनेट सूचकांक। एक तो द लिविंग प्लेनेट सूचकांक के और क्या पारिस्थितिकी पद चिन्हों के आंकड़े क्या लिए जाते हैं, इसके अंदर उठाए जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है WWF का? तो WWF का गोल है जैव विविधता को संरक्षण से संबंधित आवश्यकताओं तथा परियोजनाओं के लिए क्या करना, सर्वे करना। किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी के जो कंजर्वेशन से संबंधित क्या क्या नीड है तथा उन परियोजनाओं के लिए क्या करना, सर्वे करना। कि जो जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए कौन सी परियोजना की आवश्यकता है, उनकी क्या करता है, सर्वे करता है। क्या करता है? जैव विविधता के संरक्षण संबंधी आवश्यकताओं और परियोजनाओं का क्या करता है, सर्वे करता है। संकटग्रस्त प्रजातियों उनके प्राकृतिक आवासों से संरक्षित करने का क्या करता है, प्रबंधन। जो क्या है, संकटग्रस्त प्रजातियां उनको क्या करता है, प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करने का क्या करता है, प्रबंधन करता है। कौन करता है? WWF। जो संकटग्रस्त प्रजातियां उनको संकटग्रस्त प्रजातियों में प्राकृतिक आवासों के अंदर संरक्षित करने का कार्य कौन करता है? WWF करता है। कौन करता है? WWF। जो संकटग्रस्त प्रजातियों को क्या करता है, प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करने का क्या करता है, प्रबंधन का कार्य करता है। और जैव विविधता को संरक्षण से संबंधित आवश्यकताओं की परियोजनाओं को क्या सर्वे कि जैव विविधता के अंदर कौन से संरक्षण करने के लिए कौन सी परियोजना की आवश्यकता है, उसके लिए क्या करता है, WWF सर्वे करता है। और संकटग्रस्त प्रजातियों में उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करने का कार्य भी कौन करता है, WWF। जैसे संकटग्रस्त प्रजातियां कौन सी हैं? अत्यधिक जैसे गोडा होता है अत्यधिक संकटग्रस्त में अंदर। संकटग्रस्त के अंदर कौन सी प्रजातियां हैं? जैसे गंगा डॉल्फिन है, और क्या है, नीलगिरी और जंगली उल्लू। तो अत्यधिक, तो इनका संकट, अब इनको कौन करेगा, इनको संरक्षण करने का, संरक्षित करने का काम किसका है, WWF का है। फिर क्या है, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण के लिए परियोजनाएं बनाना तथा वर्तमान परियोजनाओं का क्या करना, विस्तार करना। क्या करना, एक तो परियोजनाएं जो मतलब प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना है, संरक्षण करना है, उसके लिए परियोजना बनानी है। और जो वर्तमान में जो परियोजना है उनका क्या करना है, विस्तार, उनको क्या करता है, बढ़ाता है। वन्य जीवों की सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए शैक्षणिक संसाधनों की क्या करना, स्थापना करना। वन्य जीवों की सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए क्या करना, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान क्या करना, स्थापना करना। मतलब शिक्षण एजुकेशन के क्या करना, सेंटर खोलना, जिससे क्या हो, जीवों के बारे में अवेयरनेस आएगी तो हम नुकसान उसको क्या पहुंचाएंगे, कम पहुंचाएंगे, और उनको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करने का कार्य करेंगे। इसलिए क्या करता है, वन्य जीवों की सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए क्या करवाता है, वो शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करता है। फिर पर्यावरण संरक्षण एवं जैव विविधता के संबंध में लोगों को जागरूक करना। किसके लिए, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के संबंध में लोगों को क्या करता है, जागरूक, अवेयरनेस करता है। फिर क्या है, WWF द्वारा मार्च मई के अंतिम शनिवार को, मार्च माह जो क्या है उसके अंतिम शनिवार को अर्थ हाउर डे को आयोजन किया जाता है, जिसके तहत विश्व के सभी लोगों को रात्रि 8:30 से 9:30 तक बिजली बंद रखने हेतु प्रेरित किया जाता है। क्या WWF के द्वारा क्या मनाया जाता है, एक अर्थ हाउर डे। अर्थ हाउर डे 1 घंटे के लिए क्या मनाया जाता है, एक अर्थ हाउर डे मनाया जाता है, जिसके अंदर क्या करता है, 8:30 से 9:30 बजे तक पूरे विश्व के अंदर क्या करो, बिजली बंद रखने हेतु क्या करता है, प्रेरित करता है। यह कार्यक्रम वर्ष 2007 से सिडनी ऑस्ट्रेलिया के शहर से क्या किया गया है, प्रारंभ। यह कार्यक्रम अर्थ हाउर डे वाला कार्यक्रम कहाँ से स्टार्ट किया गया है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से। कब किया गया है, 2007 के अंदर। जो क्या करता है, मार्च महीने के अंतिम शनिवार को, जो मार्च महीने गया उसका अंतिम शनिवार को क्या कराएगा, 1 घंटे तक लाइट को क्या करवाएगा, पूरे विश्व के अंदर बंद। ये कार्यक्रम हाँ तो ऐसे जाती है जो मतलब किसी को पता नहीं हो। तो ये तो देखो, तो क्या WWF का कार्य क्या है, WWF एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी परियोजना NGO संगठन है, NGO है, जो कभी स्टार्ट हुआ है 1961 के अंदर। कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। और फिर बाद के अंदर ये किसकी सहायता से, दो एक तो क्या है, पारिस्थितिकी सूचकांक के जो आंकड़े होते हैं वहाँ से लेके, और फिर बाद के अंदर प्लेनेट लिविंग सूचकांक के क्या है, आंकड़े 2 से वहाँ पे आंकड़े लेता है, और फिर बाद के अंदर द लिविंग प्लेनेट इंडेक्स निकालता है, क्या रिपोर्ट निकालता है।
फिर बाद के अंदर और क्या इसके उद्देश्य क्या है इसके ये भी कि जैव विविधता क्या क्या करता है, संरक्षण करने के लिए परियोजनाओं का क्या करता है, सर्वे करता है। फिर परियोजनाओं का सर्वे करने के बाद के अंदर जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनको क्या करने का, संरक्षण प्रदान करने का क्या करता है, कार्य करता है। अब जिनको संरक्षण प्रदान करेगा और क्या करेगा, अब कौन सी परियोजनाओं की आवश्यकता हो सकती है और जो नई जो पुरानी जो उनको क्या करने का, विस्तार करने का कार्य करता है। और फिर क्या है, वन्य जीवों की सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए शिक्षण और क्या शैक्षणिक केंद्र स्थापित करता है। फिर पर्यावरण संरक्षण में जैव विविधता के संबंध में लोगों को क्या करता है, जागरूक करता है। फिर क्या मनाता है, अर्थ हाउ डे मनाता है। उसका मतलब क्या है, मतलब पूरे विश्व के अंदर मार्च महीने के अंतिम शनिवार को 1 घंटे के लिए सारी लाइट बंद, पूरे विश्व के अंदर लाइटों को क्या करना था, बंद करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो एक बार फिर से देख लो WWF। तो WWF क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जो इसकी स्थापना कब हुई गई, 1961 के अंदर। जो क्या करता है, ये क्या है, एक गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO है, जो किसका कार्य करता है, जो क्या करता है, जो मतलब प्रकृति को संरक्षण कार्य क्या करता है, प्रकृति को संरक्षण के लिए क्या करता है, कार्य करता है। और एक रिपोर्ट निकालता है, द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। किसकी सहायता से, एक तो पारिस्थितिकी जो क्या, और एक है द प्लेनेटिंग, जो प्लेनेट इंडेक्स के क्या होते हैं, तो आंकड़े लेता है और वहाँ से क्या करता है, सूचकांक जारी करता है। और फिर कार्य क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है क्या कि जो भी क्या और ये जैव विविधताओं के संरक्षण के लिए क्या करता है, कार्य करता है और उनके लिए सर्वे करता है। सर्वे करके जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं क्या है, उनको संकटग्रस्त प्रजातियों को वहाँ पे क्या करता है, संरक्षित करता है। अब संरक्षित करने के बाद में देखता है जो पुरानी परियोजना है उनको क्या करता है, विस्तार करता है और नई परियोजनाओं की क्या करता है, जो मतलब अच्छे तरीके से देखता है कि जाँच मतलब चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर बाद के अंदर क्या करता है, जो शैक्षणिक और प्रशिक्षण केंद्र स्टैब्लिश करता है, किसके लिए, जो इनके अवेयरनेस फैला सके। फिर क्या करता है, जागरूकता का काम करता है। फिर बाद के अंदर ये क्या करता है, अर्थ हाउ डे की क्या मनाता है, अर्थ हाउ डे कब, मार्च महीने के अंतिम शनिवार को 1 घंटे तक 8:30 से 9:30 तक क्या होता है, ये मामला चलता है। 2007 में सीखने से लॉन्च हुआ है। थैंक यू सो मच। चलो।